हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप और आपके परिवार अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे कोई भी नई वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक्स जो है वो वर्ण है। तो वर्ण या वर्णमाला, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण की परिभाषा, भेद और इनके अनेकों जो प्रकार होते हैं ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण कहते हैं किसे, है ना। तो वर्ण कहते हैं किसे, तो हम देखेंगे जैसे हम कोई भी चीज बोल सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, बोली या ध्वनि या भाषा, है ना। इनकी एक छोटी इकाई जो होती है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके या खंड नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो चलते हैं, तो हम लिख सकते हैं ध्वनि। ध्वनि लिख सकते हैं या भाषा भी लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज लिख सकते हैं ना। ध्वनि या भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, वर्ण कहलाता है। समझ में, आशा है समझ में आ गया होगा। ध्वनि या भाषा, हम जैसे कोई भी भाषा बोल रहे हैं, जैसे हम बोले राम, क्या बोले, राम। राम जो है ना, ये अनेकों वर्णों मिलकर बना होता है। अब देखेंगे हम इसका जब खंडन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, र हलंत धन आ। बोलेंगे रा में क्या आ रहा है, र हलंत धन आ। अब बोलेंगे म के भी उच्चारण में क्या आ गया, अ। यानी राम जो होता है वो कुल 4 वर्णों मिलकर बना होता है। और यही जो खंड खंड जो है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और अब वर्ण जो होते हैं ना, वो 2 भागों में, मूलतः 2 भागों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए, वर्ण है ना, 2 भागों में बांटे गए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो स्वर वर्ण होता है, और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं, ये देखेंगे। पहला स्वर वर्ण बोलेंगे जो वर्ण स्वतः, स्वतः का मतलब क्या होता है, अपने आप। क्या होता है, अपने आप बोली जाए, बोली जाए या उच्चारित हो। क्या बोलेंगे, या उच्चारित। उच्चारण करना ही या बोला जाना, दोनों एक ही बात होती है। या हम उच्चारित हो, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण कहलाता है। तो फिर से हम इसको देखेंगे, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप बोली जाए। क्या होती है, अपने आप बोली जाए या उच्चारित हो। उच्चारण को ही बोलते हैं बोली जाए, है ना। उच्चारण, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं या स्वर वर्ण कहलाता है। तो स्वर वर्ण की जो मूल मूल स्वर वर्ण की जो संख्या होती है, मूल स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। और 2 जो होते हैं ना, 2 अतिरिक्त में आते हैं। जैसे हम संधि में, संस्कृत में जब स्वर वर्ण पढ़ेंगे ना, संस्कृत में, तो 2 अलग से आते हैं। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं, संस्कृत में 11 वर्ण तो हिंदी का हो जाता है, और 2 वर्ण अतिरिक्त जो आते हैं, इस प्रकार संस्कृत में 13
13 स्वर वर्ण हो जाते हैं। पूछा जाएगा कि मूल स्वर की स्वर वर्ण की संख्या है, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जब संस्कृत का एग्जाम हो या संस्कृत में पूछे जाए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। अब देखेंगे कौन कौन होता है। तो जैसे में हम देखेंगे, जैसे में अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष बु, दीर्घ उ, री, ली, ए, ओ और और एक और जो होते हैं, एक और आते हैं, वो री। क्या बोलते हैं? री। इसमें एक मात्रा होती है री की, इसमें डबल मात्रा होती है री की, इसलिए इसको री कहते हैं। तो इसके उच्चारण को भी हम लिख दे रहे हैं। इसे इस प्रकार उच्चारण करते हैं, री। क्या कहते हैं? री कहते हैं। तो इस प्रकार जो दो स्वर वर्ण होते हैं ना, एक री और एक ली, ये दो संस्कृत के स्वर वर्ण हुए। ये किसके वर्ण है? संस्कृत के स्वर वर्ण। ये जो रेड लाइन जो किए हैं, ये संस्कृत के स्वर वर्ण होते हैं। इस प्रकार देखिए, अ, आ, हर्षवी, दीर्घई, हर्षु, दीर्घु, री, 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 ए, ओ। इस प्रकार टोटल मिलाकर 13 स्वर वर्ण हो जाते हैं। और इसके परिभाषा से हम देखेंगे, जो वर्ण स्वतः बोली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। यानी हम इस वर्ण को बोलेंगे भी नहीं, फिर भी ये वर्ण अपने आप आ जाएगी। जैसे हम देखेंगे, बोले यहाँ पे का, क्या बोले? का के हम बोले का, लेकिन उच्चारण में क्या आ रहा है? आ। ये आ क्या हो जाएगा? हमारा स्वर वर्ण हो जाएगा। तो आशा आप ये समझ में आ गया होगा। अब लेकिन बोला जाए ना, स्वर वर्ण को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर वर्ण को मूलतः 3 भागों में बांटा है, मूलतः 2 भागों में। स्वर वर्ण को मूलतः 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। पूछा जाए स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन आपसे अगर जो पूछ दे उच्चारण की दृष्टि से, स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या कहेंगे? 2 भागों में। लेकिन जब पूछ दिया जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो चलते हैं, देखते हैं वो 3 भाग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो मूल 2 भाग होते हैं ना, वो पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। दूसरे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। और तीसरे जो स्वर होते हैं ना, जो अतिरिक्त में आते हैं, वो उच्चारण की दृष्टि से आते हैं, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। आज हम स्वर वर्ण के तीनों भेद को देखेंगे कि इनके किसे, यानी स्वर वर्ण में ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, और इनके संख्या कितनी होती है, ये भी हम जानेंगे। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब हो जिसमें, इसको हम अनेकों प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जिसके बोलने में कम समय लगे, जिसके बोलने में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिसके उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित करते हैं, जिसमें एक मात्रा, जिस वर्ण में एक मात्रा हो। जैसे दूसरे परिभाषा में बोलेंगे, जिस वर्ण में एक मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? एक मात्रा हो।
एक मात्रा हो स्वरवर्ण कहलाता है। स्वरवर्ण ह्रस्व स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। हम इसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, जिसको जिस तरह से याद हो उस तरीके से याद कर लेंगे। जिस वर्ण में एक मात्रा हो, क्या कितनी मात्रा हो? एक मात्रा हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब पूछा जाएगा आपसे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हम इधर जगह अभाव के कारण इधर देखेंगे। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है ना, ह्रस्व स्वर की संख्या मूलतः हम देखेंगे तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 ही होती है। मूलतः कितनी होती है? 4। लेकिन जब संस्कृत को हम ऐड करते हैं तो इसमें 5 ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। लेकिन जब संस्कृत के एग्जाम में पूछे जाए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या कहेंगे? 5 होती है। अब देखेंगे वो कौन कौन से स्वर होते हैं। तो सबसे पहले अ होते हैं, दूसरी जो होती है वो ह्रस्वी होती है, तीसरी ह्रस्व उ होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व उ होते हैं। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं री। क्या होते हैं? री। और पांचवे जो होते हैं ना वो होते हैं लिरी। ये संस्कृत, ये जो लिरी जो वर्ण आ गया है ये संस्कृत का वर्ण है, इसलिए इस प्रकार टोटल पूछे जाएंगे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। मूलतः 4 होते हैं, अ, ह्रस्वी, ह्रस्व, री। लेकिन संस्कृत जब ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो लिरी हो जाते हैं। इस प्रकार टोटल ह्रस्व स्वर की मात्रा कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। आशा ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, है ना। तो दीर्घ स्वर में हम ये भी कह सकते हैं, इसमें बोले एक मात्रा, इसमें हम क्या बोलेंगे? 2 मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? 2 मात्रा हो। या तो हम ऐसे बोलेंगे, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में का मतलब क्या होता है? बोलने में, है ना। उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर कहलाता है। या तो आप ये भी दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, जिस वर्ण में 2 मात्रा। कितनी मात्रा? एक की जगह आप इसकी दूसरा जगह कम के अभाव के कारण आपको हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जिस वर्ण में 2 मात्रा हो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की यहाँ पे देखिए, अगर जो आपसे पूछा जाए ना दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कितना कहेंगे? 7। लेकिन जब हम संस्कृत को ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाते हैं। कितने हो जाती है? 8 हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना कहेंगे? 7 कहेंगे। लेकिन जब संस्कृत के एग्जाम में पूछा जाए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? 8 कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 कौन होते हैं और 8वां कौन आते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे आ, जैसे आ, दीर्घी, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार ये 8 हो गए। लेकिन ये जो मात्रा जो होती है ना, ये संस्कृत के है। किसकी है? संस्कृत के, जिसे हम रिह कहते हैं। क्या कहते हैं? रिह कहते हैं। अब हम ये जिसको हम एक परिभाषा और इसका बताए थे, जिसमें 2 मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? 2 मात्रा, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे, है ना। तो अब देखेंगे 2 मात्रा कैसे आती है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं आ। तो आ जो होता है ना हमारा, अ प्लस अ के मिलने से बनता है आ, इसलिए इसे हम कहते हैं, जिसमें 2 ह्रस्व स्वर की मात्रा हो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखेंगे दीर्घ ई जो बनती है वो ह्रस्वी और ह्रस्वी के मेल से बनता है।
दीर्घ जो होता है हर्ष उ और हर्ष उ के मेल से बनता है। रिह जो होता है वो री और री के मेल से होता है। ए जो होता है वो अ प्लस हर्षवी के मेल से बनता है। और ए जो होता है वो अ प्लस ए के मेल से बनता है। किसके मेल से बनता है? अ प्लस ए के मेल से जो बनता है उसे हम ए कहते हैं। और ओ की बात कर ले हैं तो अ प्लस हर्षु, अ प्लस हर्षु के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। और औ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अ प्लस ओ के मेल से, अ प्लस ओ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। इसलिए हम कहते हैं जब भी हम दीर्घ स्वर की परिभाषा देंगे तो हम दूसरे तरीके से हम बोलेंगे जिस वर्ण में या जिस स्वर वर्ण में दो मात्रा, कितनी मात्रा हो, यहाँ पे एक की जगह हम क्या लिखेंगे? दो मात्रा हो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। एक मात्रा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन जब संस्कृत में पूछा जाए हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। तो अब नेक्स्ट जो आते हैं वो प्लुत स्वर होते हैं। क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर के बारे में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। प्लुत स्वर कहते हैं किसे, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा जो वर्ण था स्वर वर्ण के भेद, वो है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं हम ये भी देखेंगे, है ना। मैक्सिमम लोग प्लुत स्वर के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम आज इस पे चर्चा करते हैं प्लुत स्वर कहते हैं किसे। तो हम कह सकते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में यहाँ पे जिस वर्ण की जगह आप जिस स्वर वर्ण भी लिख सकते हैं। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहलाता है। आशा है ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे परिभाषा समझ में आ गई होगी। जिस स्वर वर्ण, है ना, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, है ना, क्या लगे? दीर्घ स्वर से, किस स्वर से? दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर में हम देखेंगे वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो हम जैसे में हम देखेंगे, जैसे हम कोई भी मंत्र होते हैं ना, मंत्र एक ही वर्ण होते हैं लेकिन उसके उच्चारण प्रक्रिया में ज्यादा समय लेते हैं। क्या लेते हैं? ज्यादा समय लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे ओम, क्या बोलेंगे? ये जो ओम होता है ना, ओम, ये एक मंत्र होता है। जब भी इनको बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं? ओम, है ना। वैसे ये जो ओम जो होता है ना, वो इसको ऐसे इस प्रकार लिखा जाता है, ओम, है ना। ये जो ओम हो गया ना, ये 3 शब्दों के मिलकर, 3 वर्णों से मिलकर बना रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना राम, जैसे राम भगवान का नाम लेते हैं, बोलते क्या बोलते हैं? राम नाम की जब स्तुति करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं? राम, है ना। वैसे ही रा, इसको हम अल्प वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प अ कहते हैं ना, ये राम, है ना। तो ये जो कोई भी हम प्लुत स्वर को हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी मंत्र में जो उच्चारण में लय के साथ कुछ ज्यादा समय तक बोला जाता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो हम जैसे में 2 उदाहरण दे दिए, तो आशा है ये भी आप समझ में आ गया हो। आपको पुनः हम समझा दे रहे हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जैसे हम कोई भी मंत्र का उच्चारण होता है, एक ही वर्ण होते हैं, एक ही वर्ण होते हैं लेकिन उच्चारण प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो जैसे ओम हो गया, राम, है ना, उच्चारण मंत्र के, मंत्र 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 में जो एक वर्ण है ना, एक वर्ण है और उच्चारण में ज्यादा समय लगे, उच्चारण में ज्यादा समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ओम कौन सा वर्ण है, तो हम क्या कहेंगे? प्लुत वर्ण है। क्या बोले? प्लुत स्वर है, ठीक है। तो आशा है स्वर वर्ण समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम, जैसे स्वर वर्ण समझ में आ गई, तो अब दूसरा जो होता है वह व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को समझाएंगे। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं देखेंगे। दूसरा व्यंजन वर्ण,
बोलेंगे जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो सिंपली सा, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण की संख्या, है ना, व्यंजन वर्ण की संख्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण की संख्या जो मूलतः होती है ना, मूलतः वो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन इसमें दो अतिरिक्त व्यंजन जो आते हैं ना, अयोगवाह वर्ण और अस्पर संयुक्त व्यंजन, इस प्रकार इसमें 6 और ऐड हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6 ऐड। तो पूछा जाए व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो मूलतः क्या बोले? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। तो इनको अभी आप नहीं लिखिएगा, तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहिएगा? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब कौन कौन होते हैं उन तीनों को, यानी उन सभी को देखेंगे तो सिंपली सा, पहले इन 33 को है ना व्यंजन वर्ण 3 भागों में बांटा है। मूलतः कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। हम उन तीनों भागों का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन वर्ण को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, स्पर्श वर्ण। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अनुस्वर को नौ त अस्त व्यंजन। और तीसरा जो होता है वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो हम तीनों के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो यानी जितने भी वर्ण होते हैं ना, जिसे हम वर्ग के श्रेणी में रखे हैं। किसके श्रेणी में रखे हैं? वर्ग के श्रेणी में रखे हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब पूछा जाएगा आपसे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25। कितनी होती है? 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो अब देखेंगे 25 4 29 होते हैं, और 29 4 कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। तो जैसे 25 में हम देखेंगे कौन कौन होते हैं। पहले होते हैं कवर्ग। क्या होते हैं? कवर्ग। कवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। क्या बोलेंगे? अंग। उसी प्रकार देखेंगे चवर्ग। क्या देखें? चवर्ग में कितने होते हैं? च, छ, ज, झ, य, ना, ये 5 इसमें भी हो जाते हैं। और देख चवर्ग के बाद क्या होता है? टवर्ग, तब तवर्ग, फिर पवर्ग, है ना। अब इन तीनों को देखेंगे। पहले ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद क्या होता है? त, थ, द, ध, न। उसके बाद क्या होती है? प, फ, ब, भ, म। ये इस प्रकार टोटल 25 वर्ण होते हैं, और जिसे हम वर्ग के श्रेणी में रखते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा इसे हम वर्ग क्यों कहते हैं, तो हम मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे वर्ग, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर मान लीजिए ये 5 मीटर का है, तो ये भी 5 मीटर का होगा, और ये भी कितना मीटर का होगा?
5 मीटर का होगा और ये भी 5 मीटर का होगा, यानी जिसकी चारों भुजा क्या आपस में बराबर, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम इधर भी देखेंगे तो इधर भी 5 वर्ण होते हैं और इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 5 वर्ण होते हैं और इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5। इस प्रकार ये भी एक क्या करता है, वर्ग का निर्माण करता है। इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। और जानते ही है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम मान लिए 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे 5 इधर से भी 5 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाए 25। 25 वर्ण है इसलिए इसे हम वर्ग कहते हैं। आशा ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। कितने होते हैं, अंतःस्थ। अब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं तो देखेंगे। अंतःस्थ व्यंजन जो होता है य र ल व, ये र ल व, ये 4 व्यंजन होते हैं, इसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब पूछा जाए आपको अंतःस्थ व्यंजन को परिभाषित करने के लिए, तो ये परिभाषित तो नहीं होती है लेकिन हम समझा दे रहे हैं। तो अंतःस्थ यानी जिस वर्ण के उच्चारण में, है ना, जिस वर्ण के उच्चारण में यह लगे कि कोई भी स्वर है ना हमारे अंतः यानी शरीर के अंदर से उच्चारित हो, उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलिएगा य, क्या बोलिएगा य, तो लगेगा कोई भी ये जो य वर्ण है ना अंदर से उच्चारित हो रहा है, इसलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जो होता है वो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स और ह, ये 4 जो वर्ण होते हैं ये उष्म व्यंजन होते हैं। अब उष्म व्यंजन की परिभाषा कैसे होती है, तो हम जब भी हम ये 100 वर्ण को बोलेंगे तो हमारे नासा गुहा जो होती है, मुख द्वार और नासा द्वार, जो कभी कभी है ना खाते वक्त सरक जाते, तो कभी कभी जो हमारे मुख का जो मुख यानी मुंह में जो चावल के दाने रहते हैं, कभी कभी नाक से आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, तो ये जो द्वार होती है ना मुख और नाक की, तो वहां पे उष्मा का आभास होता है। किसका आभास होता है, उष्मा का आभास होता है, उसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन। जैसे हम बोलेंगे ना तालव्य शो, मूर्धन्य शो, दंत शो, है ना, तो नाक और मुख के द्वार के सामने उष्मा का आभास होता है, यानी गर्मी का आभास होता है, इसलिए इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार व्यंजन को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। अब जो अतिरिक्त व्यंजन जो होते हैं, जिसमें हम बताए 33, तो यानी 25 8 33 हो गया। अब ये जो 6 जो व्यंजन है ना वो अलग अलग व्यंजन होते हैं, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले अतिरिक्त में। क्या है ये, अतिरिक्त व्यंजन में अतिरिक्त जो व्यंजन होते हैं उनको हम देखेंगे। अतिरिक्त व्यंजन में सबसे पहले आते हैं अयोगवाह। क्या आता है, अयोगवाह व्यंजन, है ना। अयोगवाह जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अब पूछा जाए इनकी परिभाषा क्या होती है, तो आप कहेंगे अ के योग से, अ के योग से बनने वाले वर्ण को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। अ के योग से बनने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो जैसे हम देखेंगे अ के योग से क्या क्या बनता है, 2 ही होते हैं। इनकी संख्या कितने, 2 होते हैं। हम लिखे अ, इसमें अनुस्वर लगा दिए तो क्या बन गया, अंग। और यहाँ पे अ है, इसमें विसर्ग लगा दिए तो क्या बन गया, अ। यानी 2 जो वर्ण होते हैं ना वो अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ये भी व्यंजन वर्ण में होते हैं। यहाँ पे 33 और 2 35 हो गया। और नेक्स्ट जो आते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। अब देखें संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो सिंपली सा 2 व्यंजन वर्णों के योग को, 2 व्यंजन वर्ण के योग से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। क्या बोले, 2 व्यंजन वर्ण के योग से किसका निर्माण होता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषा दे सकते हैं। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है,
आप नोट कर लीजिएगा। दो व्यंजन वर्णों के योग से जो वर्ण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, दो व्यंजन वर्णों के योग से जो वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपको जिस तरह आसान लगे उस तरह याद कर लीजिएगा। और इनकी भी संख्या 4 होती है। पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? सबसे पहले देखेंगे अक्ष, क्या बोलते हैं? अक्ष। दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ और चौथा होता है स्र। ये 4 वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त वर्ण होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे परिभाषा में बोले थे दो व्यंजन वर्णों के योग, है ना। अब देखेंगे इसमें दो व्यंजन वर्ण का योग कैसे हुआ है। तो सिंपल ये सब, पहले जो अक्षर जो होते हैं ना वो दो व्यंजन वर्ण से बनते हैं। पहला क, ये खुद एक व्यंजन वर्ण है, और दूसरा मूर्धन्य ष, क्या है? मूर्धन्य ष। इन दोनों के योग से हम अक्षर होता है। अब इसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं KSH फॉर अक्षर, के फॉर क और SH फॉर ताल मूर्धन्य स। इस दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? अक्ष। और इंग्लिश से भी साबित हो जाता है कि ये जो है क और स से मिलकर बना हुआ है। दूसरा है त्र, क्या है? त्र। तो ये त और र के योग से बनते हैं, त और र के योग से बनते हैं, जिसे हम TR कहते हैं। क्या कहते हैं? TR। और ज्ञ जो होते हैं ये भी दो व्यंजन वर्ण के योग से बनता है। पहला ज, फिर य, है ना। ज और य के योग से क्या बनता है? ज्ञ। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? JN से ज्ञ, है ना। यहाँ पे जो J और N होता है ना, ज के लिए J और य के लिए YN होता है, तो इसमें Y जो होता है वो साइलेंट हो जाता है और JN का प्रयोग हो जाता है। और स्र जो होती है ना वो तालम स और र के योग से बनता है। तालम स और र के योग से बनता है, इसलिए इसको स्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में SHR से स्र कहते हैं। तो आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और कभी कभी एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम बोलेंगे घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, उनके बारे में हम बात कर ले रहे हैं, है ना। तो वो जो पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घोष वर्ण, है ना। आपसे पूछा जाए घोष वर्ण कौन कौन होते हैं। अभी जो जितने भी वर्ण पढ़ा है ना 52 का 52 घोष वर्ण होते हैं। तो फिर से एक बार 52 को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 52 में पढ़ा है वर्ण की संख्या जो है वो, वर्ण के भेद 2 होते हैं। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब 2 को कितने भाग? 2 में पहला होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण की संख्या 11 और 2 को संस्कृत का, इस प्रकार 13 हो जाता है। और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 हो गई। और 4 को अतिरिक्त में 2 अयोगवाह वर्ण और 4 संयुक्त वर्ण, इस प्रकार कितने हो गए? 3 3 6 2 8 4 12 और 3 1 4, बाकी वाला 1 5, 52। तो वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 52 हो जाती है। कितने हो जाते हैं? 52। आपसे पूछा जाएगा वर्ण को 2 भागों में बांटेगा, लेकिन आपसे भी ये पूछा जाएगा वर्ण की संख्या कितनी होती है। वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या जो होती है ना वो 52 होती है। कितनी होती है? 52। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। वर्ण की कितनी संख्या होती है? 52 होती है। यही 52 को घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण में बांटा गया है। उन 52 को देखेंगे। सबसे पहले घोष वर्ण। घोष वर्ण को हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण। तो सिंपली सर सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो हम सभी वर्ग, अभी जितने भी वर्ग पढ़ाए ना, देखेंगे ये जो वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका सभी वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, किसना लिख दे रहे हैं, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह, यानी य, र, ल, व, ह, ये जो वर्ण होते हैं ना सभी वर्ग का तीसरा, यानी तीसरा वर्ण, यानी कह सकते हैं तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, सभी वर्ग का, इसका भी, इसका ये ड, ड, न, द, ध, न, ब, भ, म, ये जो जितने भी लाल
कलम से इंगित किए हैं ये हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और य र ल व यानी य र ल व और ह, ये जितने भी लाल पेन से अभी मार्क किए हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सघोष वर्ण या घोष वर्ण कहते हैं, है ना। य र ल व और ह सघोष वर्ण होता है या घोष वर्ण होता है, क्या होता है, घोष वर्ण होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन घोष वर्ण है। ऑप्शन में दे दिया क दे दिया, च दे दिया, ट दे देगा और पूछ देगा म दे देगा, तो हमारा म क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि ये इनमें से कौन घोष वर्ण है। ऑप्शन में आपको दे दिएगा तालम श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, तो आप घोष वर्ण में क्या मारिएगा, ह। अभी जस्ट बताया घोष वर्ण क्या है, ह है। अभी यहाँ पे लिखा है य र ल व ह, ह क्या है, घोष वर्ण है। आशा ये समझ में आ गया होगा घोष वर्ण। इसको हम शॉर्ट नोट में समझेंगे, नोट करेंगे, ट्रिक मेथड से याद रहे, ताकि हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण और क्या य र ल व, है ना, और ह, ये जो पांच ये जो लिखे हैं ना, ये शॉर्ट नोट तैयार करिएगा, इससे आप हमको हमेशा याद रहेगा। हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व और ह, ये जो होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, घोष वर्ण, जिसे हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है, अघोष वर्ण। और एक बात और, इसकी संख्या कितनी होती है, पूछा जाए घोष वर्ण की संख्या, तो घोष वर्ण की जो संख्या होती है, तो ये तीन वर्ण पांच वर्ग होते हैं, 3 × 5 = 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो घोष वर्ण की संख्या जो होती है वो 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। तो आज याद रखिएगा, आपसे जब भी पूछा जाए कि घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। और आगे देखेंगे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में अब देखिए जो छूट गया है ना सभी वर्ग का, अभी यहाँ पे लिखे सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अब तीसरा चौथा ना होके पहला दूसरा हो जाएगा, लिखेंगे सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा नहीं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, है ना, अघोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष वर्ण होते हैं ना, होते हैं लिख लेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, तो इस प्रकार हम 2 × 5 = 10, 11, 12, 13 वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो देखें इसको शॉर्ट नोट में कैसे लिखेंगे कि हर एक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये जो होते हैं ना, ये अघोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे अघोष वर्ण की संख्या 2 × 5 कर लेंगे, 5 को वर्ग होते हैं, तो 5 दूनी 10, 11, 12, 13 वर्ण जो होते हैं सघोष होते हैं। अब देखेंगे कौन कौन सघोष अघोष वर्ण होते हैं, तो हम देखेंगे हर एक वर्ग का पहला और दूसरा, ये पहला दूसरा, ये जो पहला दूसरा है, ये पहला दूसरा जितने भी है सभी के सभी क्या है, अघोष वर्ण है। और नेक्स्ट है तालम श, मूर्धन्य श, दंत स, ये जितने भी अभी गोल घेरे में इंगित किए हैं सभी सभी क्या है, अघोष वर्ण है। हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तालम श, मूर्धन्य श, दंत स क्या है, अघोष वर्ण है। आशा है अघोष वर्ण भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं महाप्राण वर्ण, सॉरी अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण, अब आपसे पूछा है अल्प प्राण वर्ण कौन कौन होते हैं, सिंपली सा आप कहिएगा सभी वर्ग के, क्या बोलिएगा, सभी वर्ग के पहला वर्ण लिख दे रहे, पहला तीसरा तथा पहला तीसरा पांचवा वर्ण तथा पांचवा वर्ण तथा य र ल व, जिसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं, य र ल व
अल्प प्राण वर्ण होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जाए अल्प प्राण वर्ण कौन कौन होते हैं, तो आप कहिएगा हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और यौरलव, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। इसे हम नोट्स, शॉर्ट नोट में कैसे देखेंगे कि हर एक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण तथा यौरलव, ये जो होते हैं हर एक वर्ग, वर्ग मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग का पहला वर्ण, जैसे क हो गया, अब तीसरा वर्ण क, ख, ग हो जाएगा, और पांचवा वर्ण अंग हो जाएगा। और ये ऐसे इस हर एक वर्ग का है ना, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प महाप्राण वर्ण होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और आज वर्ण का अंतिम जो है वो होते हैं महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण वो कौन कौन होते हैं, वो एक बार देख लेंगे। हर एक वर्ग का, क्या बोलेंगे, सभी वर्ग का, सभी वर्ग का दूसरा, चौथा तथा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, है ना। ये जो 5 वर्ण, दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा तथा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह जो होते हैं महाप्राण वर्ण होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। इसे हम नोट्स में कैसे देखेंगे, पहला, दूसरा वर्ण होते हैं और चौथा वर्ण होते हैं, और क्या होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये जो सारे के सारे क्या होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि इन बताइए इनमें से कौन महाप्राण वर्ण है, आपको अब 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे में मिलेंगे, क मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, य मिल जाएंगे, ल मिल जाएंगे, और स मिल जाएंगे। क्या मिल गए, 4 ऑप्शन मिल गए, क, य, ल, श। और प्रश्न क्या है, इनमें से कौन महाप्राण वर्ण है, क्या है, महाप्राण वर्ण है। तो ऑप्शन क्या है, क है, य है, ल है और स है। आप क्या मारेंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम दिखाए महाप्राण में क्या होता है, दूसरा, हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण, ये तो क पहला वर्ण है, ये नहीं होगा। य भी क्या होते हैं, यह अभी जस्ट बताए थे, क्या होता है, अल्प महाप्राण, ये भी नहीं होगा। ल क्या होते हैं, अल्प महाप्राण वर्ण, ये भी नहीं होगा। और दंत स जो होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण वर्ण, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दंत स हो जाएगा। आशा है आपको महाप्राण वर्ण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, ये सारे वर्ण समझ में आ गए। तो यहाँ पे वर्ण का सारा टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए, एक ही वीडियो में वर्ण का सारा टॉपिक्स क्लियर कर दिए। और इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा तो आप इनका नोट्स तैयार करें और इसको 2-3 बार जरूर रिपीटेड कर ले, ताकि एग्जाम में वर्ण से एक भी मार्क्स ना छूटे। और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, आप अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते जाएंगे कंटिन्यू। क्यों, और अंततः यह वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। किंतु आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाएं। तो आशा है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को करिएगा, क्योंकि आप ज्ञान बांटने से घटती नहीं बढ़ती है। अंततः इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।